Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग नर्स्ट के पास्ट पेपर्स के मजीद एमसीक्यूज को। अभी तक मैं कई एमसीक्यूज नर्स्ट के पास्ट पेपर्स के सॉल्व करवा चुका हूं। मोर देन 4000 नर्स्ट के पास्ट पेपर्स के डिफरेंट एमसीक्यूज को मैंने अभी तक सॉल्व करवा दिया है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आपने इस लेक्चर सीरीज को बहुत तरीके से फॉलो करना है। आप जहां से भी नर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, मैं मानता हूं कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, आप खुद से तैयारी कर रहे हो, आप मेरे बैच की वीडियोस को ले रहे हो या पर्टिकुलरली आप लाइव क्लासेस को ले रहे हो या आप यूट्यूब के लेक्चर्स को ले रहे हो या कहीं और से तैयारी कर रहे हो, मगर प्लीज मेक इट श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करें। बड़ी मेहनत से मेरी कोशिश होती है मैं रोज के रोज आपके लिए लेक्चर डिजाइन करूं। मैं जितना भी बिजी हूं मैं इस लेक्चर सीरीज को ना छोड़ूं, क्योंकि भाई इस लेक्चर सीरीज के साथ मेरी सक्सेस स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी नस के नेट नंबर 1 2025 के अंदर 160 प्लस का स्कोर करा, 150 प्लस का स्कोर करा, मेजॉरिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स फॉर दोज के जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लिया हुआ था, इन पास्ट पेपर्स की सीरीज को लाजमी तौर पे लिया हुआ था। क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू नस न्यू पैटर्न, नस के न्यू पैटर्न में अब 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, देन फिजिक्स का है और देन इंग्लिश का है। और मैथ्स के आपके पास 100 एमसीक्यूज आएंगे टोटल 200 एमसीक्यूज में से, यानी कि 50% पोर्शन आपका मैथ्स का है। तो भाई मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो अपनी मैथ्स की, जो भी चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस पेपर्स आप कर रहे हो या जो भी आप प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, एटलीस्ट आपने कोशिश ये करनी है कि भाई इस लेक्चर सीरीज को लो, क्योंकि इसमें सारे के सारे पास पेपर्स हैं। और मेरे हजारों स्टूडेंट जो नस का जब जाके पेपर देते हैं तो आके एक ही बात बताते हैं कि सर पास पेपर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। भाई नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि लाजमी तौर पे इस लेक्चर सीरीज को तरीके से बैठ के फॉलो करें। नेट 1 की 2025 की, नेट नंबर 1 2 3 4 2024 की, इसके अलावा और जितने पास पेपर्स थे नस के मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। अभी तक 4000 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली एक पैटर्न वाइज तैयारी करने की जरूरत है, तो आप लाजमी तौर पे मेरे नस के न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि बेटा इस बैच को एक तो स्टार्ट में 7 फेब से कर रहा हूं, दूसरे नंबर पे इस बैच में आपका ना सिर्फ नेट 2 के लिए गाइडेंस होगी बल्कि नेट 3 के लिए सिलेबस कंप्लीट होगा, नेट 4 के लिए आपकी सिलेबस कंप्लीट होगा, नेट नंबर 3 के लिए एक दफा कोर्स आपका पूरा कवर करवाया जाएगा, फिर नेट 4 के लिए, फिर फास्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, यूईटी के लिए, जीआईकेआई के लिए, प्यास के लिए, कॉमसेट्स के लिए, एनईडी के लिए, मेरान के लिए, आईबीए के लिए, लम्स के लिए, यानी कि पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जा रहा होगा। तो आपने बहुत ज्यादा ख्याल इस बात का रखना है कि आप लाजमी तौर पर चीजों को फॉलो करें, चीजों की तैयारी करें और लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। इस बैच की स्पेशलिटी ये कि बेटा इस बैच में आपकी की तमाम सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी, यानी कि भाई कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं पकड़ा दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर आता है तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर की भी लाइव क्लासेस होंगी, उनके भी टेस्ट कंडक्ट होंगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। आपको हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, टॉपिकल पास पेपर, तमाम चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके पास आपकी क्वेरीज होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस। वहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, चीजों को पूछ सकते हो, आपकी प्रॉपर्ली डाउट सेशंस वहां पे कंडक्ट हो रहे होंगे। तो भाई लाजमी तौर पे इस बैच को ज्वाइन करें। ये बैच 7 फेब से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको हर किस्म की चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द इंजीनियरिंग साइड और द बिजनेस साइड और फॉर द एमडी कैट साइड। तो भाई अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें। सर हाशिम का न्यू बैच है, कंप्लीट ईयर की फीस होती है, 2 महीने 3 महीने की फीस नहीं होती भाई। 2 महीने 3 महीने में और तो कोर्स पूरा कवर करवा दिया जाएगा आपका अप्रैल तक, मई तक। मगर ये 2 महीने 3 महीने की फीस नहीं होती, मल्टीपल टाइम आपका लाइव कोर्स कवर करवाया जाएगा, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस सेशंस होंगे, मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट होंगे, कंप्लीट कोर्स के टेस्ट, आपके जितने भी टॉपिकल पेपर्स के टेस्ट, आपके जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर की बेसिस के ऊपर टेस्ट, आपके वीकली टेस्ट, आपके मंथली टेस्ट, आपके ग्रैंड टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग वी कवर इन आवर लाइव सेशंस, ईच एंड एवरीथिंग वी कवर इन आवर लाइव क्लासेस। वजह है कि बेतहाशा मेरे शागिर्द ना सिर्फ नस्ट के अंदर जाके टॉप पोजीशंस लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर 160 प्लस का स्कोर था, नस्ट के 2024 के नेट नंबर 4 में 170 प्लस का स्कोर था। इसके अलावा बेतहाशा बच्चों ने 155 प्लस का स्कोर किया। जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 पोजीशंस के अंदर बच्चे आए, टॉप 20 के अंदर पोजीशंस के अंदर बच्चे आए, फास्ट के अंदर 88 तक का एग्रीगेट लेकर आए, 90 का एग्रीगेट लेकर आए, एनईडी के अंदर लास्ट 6 ईयर से पोजीशन है, आईबीए की फर्स्ट पोजीशन मेरे बैच के बच्चों की थी, हाजिक की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट से पहली पोजीशन अवेलेबल है, एनटीएस कॉमसेट के अंदर पहली पोजीशन मेरे शागिर्दों की है। तो भाई जाहिर सी बात है ना, अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो ऑब्वियसली फिर बच्चे अपना रिजल्ट भी शोकेस करते हैं, अपना रिजल्ट भी शो करते हैं, अपना रिजल्ट भी बताते हैं, अपने रिजल्ट के ऊपर भी मुझे
बड़ा फख्र रहता है। तो भाई लाजमी तौर पे न्यू बैच जो ज्वाइन हो रहा है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द लाइव क्लासेस। अच्छा तो बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे, और आज की क्लास के अंदर हमारे पास नर्स के पास पेपर्स के अगेन बड़ी बेहतरीन तरह किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है इफ अ सेट हैज 7 एलिमेंट्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट। अरे भाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत पेपर के अंदर पूछा भी जाता है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक सेट है और उस सेट के अंदर 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बताइए पावर सेट जो होगा ना वो कितने का बनेगा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। अब देखो हमें ये बात मालूम है दुनिया में कभी भी अगर आपको ये चेक करना हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो तो उसको चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 की पावर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होना। यानी कि 2 की पावर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर में डाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उस सेट का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई मेरे पास इस सेट में अगर 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या बन गया, 2 की पावर 7 बन गया। तो यानी कि इसका जो पावर सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 128 के। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा भाई नस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 आपके पास 16, देन 5 के ऊपर 32, एंड देन आपके पास 64, देन 128, देन आपके पास 256 256, देन 512, देन 1024। यानी कि आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ये वैल्यूज याद होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप विद इन सेकंड पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि देखो बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स क्या है कि भाई नस्ट के पेपर के अंदर आपको 3 घंटे का टाइम गिवन है। 3 घंटे का मतलब क्या, रफली 180 मिनट। 180 मिनट के अंदर यार आपको 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। दैट्स अ टफ गेम कि भाई 180 मिनट में 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो भाई ऑन एवरेज एक एमसीक्यूज पे 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। तो भाई जितना अपना टाइम सेव कर सकते हो क्वेश्चंस में उतना टाइम सेव करो। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड आई वुड से, एंड देन आप किस तरीके से प्रेशर को अपना कंट्रोल कर रहे हो। इन अ कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट जब अपने प्रेशर को कंट्रोल करते हो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हो। क्योंकि देखो 180 मिनट में 200 एमसीक्यूज करने हैं, तो भाई एप्टीट्यूड के पेपर को सॉल्व करने की सबसे बेसिक और सबसे जो एफिशिएंट स्ट्रेटेजी होती है वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई आपने पेपर के अंदर जो आसान एमसीक्यूज है पहले उन्हें सॉल्व करना है। भाई पेपर में देखो आसान भी एमसीक्यूज आएगा, मुश्किल भी आएगा, तो आपने कोशिश करनी जितने इजी एमसीक्यूज में पहले उनको कवर करो, देन डिफिकल्ट के ऊपर जाओ, देन फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट के ऊपर जाओ। मगर पूरे पेपर के अंदर थ्रू आउट द पेपर सबसे पहले इजी एमसीक्यूज को टारगेट करो। अगर आपने मैथ्स में पहले सारे इजी कर लिए तो फिर आप फिजिक्स के इजी एमसीक्यूज के ऊपर जाओ, स्किप कर करके उनको सॉल्व कर लो, फिर इंग्लिश के इजी एमसीक्यूज के ऊपर चले जाओ। अब जब आपने पूरे पेपर में से इजी एमसीक्यूज कर लिए, लेट्स सपोज 200 में से आपने 110 एमसीक्यूज भी इजी वाले पहले अटेम्प्ट कर लिए, अब जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है ना आपको पता है कि यार ये आपने इजी एमसीक्यूज थे जल्दी सॉल्व हो गए, तो आपने देखो आधे घंटे में या आपने 45 मिनट्स के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर आपने 110 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो इट्स अ गुड मार्जिन कि यार आपने 50 मिनट्स के अंदर 110 एमसीक्यूज को अभी अंजाम दे दिया। अब आप डिफिकल्ट के ऊपर जाओगे या फिर आप मजीद डिफिकल्ट के ऊपर फिर जाओगे, तो पहले हमेशा याद रखा करें कि इजी एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बार बार ये बात आपको बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा ऐसा एमसीक्यू जिसपे आपको 1 मिनट क्या आपको 30 सेकंड भी सोचना पड़ रहा है। अगर किसी एमसीक्यूज पे आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, सोचना पड़ रहा है, या किसी एमसीक्यूज के ऊपर आपको जहन में कुछ लाना पड़ रहा है ना, ऐसे एमसीक्यूज को जो है ना बेटा क्या बोलना है, स्किप करना है। मैं मेरे मुंह में भी एक और अल्फाज आ रहा था मैंने उसको कहा नहीं, मैं कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसे एमसीक्यूज पे लानत भेजनी है, मैं लानत भेजना कहना चाह रहा था, तो ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर लानत भेज के आगे बढ़ना है। ये बहुत कैटेगोरिकल थिंकिंग है यार। आपने भाई अपने आप को आपने एक अच्छे बच्चा बनना है, एक आपने स्मार्ट लर्नर बनना है। स्मार्ट बच्चा क्या होता है, जिसको ये बात मालूम हो कि इजी एमसीक्यूज पहले करने हैं, जिस एमसीक्यूज पे सोचना पड़ रहा है उसको स्किप करो, जिस एमसीक्यूज पे सोचना पड़ेगा उसको स्किप करो, पहले इजी एमसीक्यूज कर लो। इससे क्या होगा, आपका प्रेशर जो है ना गेन नहीं होगा, आप अपने प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है बेटा। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन की बड़ी खास बात है। एग्जामिनर कह रहे थे वैल्यू इफ आयोटा पावर जीरो इज डैश, कहता है कि भाई वैल्यू बताइए आयोटा की पावर जीरो की। भाई सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, रिमेंबर दिस थिंग। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा आयोटा जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। ये हम सबको बात मालूम है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे सर ये तो करेक्ट आंसर है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, आयोटा की पावर जीरो बताइए। देखो बेटा दुनिया के अंदर कोई भी टर्म हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी टर्म हो, अगर उसकी पावर में जीरो आ रहा है ना तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर में जीरो आ जाए आंसर 1 होगा। लेट सपोज आपके पास आ रहा है कहीं पे 5, 5 की पावर में जीरो आ रहा है आंसर होगा 1 के बराबर।
7 की पावर में 0 आ रहा है तो आंसर होगा 1 के बराबर। तो भाई अगर तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा की वैल्यू तो भाई रूट नेगेटिव के 1 के बराबर होगी, सही है ना। मगर एग्जामिनर ने यहाँ पे आयोटा की पावर 0 की वैल्यू पूछी हुई है, तो भाई आयोटा पावर 0 का आंसर भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सो भाई अल्टीमेटली फॉर व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड के ऑप्शन सारे के सारे गलत गिवन है, तो जो सबसे करीब तरीन आंसर है वो फिर ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है। या तो भाई मिस प्रिंटिंग है, पावर 0 नहीं होगा यहाँ पे, सही है ना। तो फिर आयोटा की अगर वैल्यू पूछी हुई तो अंडर रूट नेगेटिव 1 ही होगा। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, आपने क्या करना है, ए माइनस बी करना है। देखो बेटा हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो मैट्रिसेस अगर उनका ऑर्डर सिमिलर हो तो वो आपस में हम ऐड या सेपरेट बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है भाई इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 का। दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3/1 का है। तो ए माइनस का बी क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस करना है दोनों मैट्रिसेस को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस का 1 3 बन गया। 0 माइनस का 2 माइनस का 2 बन गया। 1 माइनस का 3 माइनस का 2 बन गया। तो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डॉग माने डॉगी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। सही है ना भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, और वो मैट्रिक्स ए आ रहा है 1 0 0 0 अंडर रूट 0, सही है ना, 0 अंडर रूट 2 0 0 0 रूट 5, देन ए इज स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। अब देखो इन तीनों मैट्रिसेस को पहले कंडीशन समझ लो। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो बेसिक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है दुनिया के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स कि जहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हो, ये वाली जो लाइन होती है इनको डायगोनल एलिमेंट्स की लाइन कहा जाता है। दुनिया में एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 के बराबर। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 के बराबर, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि दुनिया में एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है और नॉन डायगोनल्स क्या हो, 0 के बराबर, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वाइल स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जहां पे तुम्हारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट वन। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होंगे एक्सेप्ट वन, और नॉन डायगोनल्स क्या होंगे, 0 के बराबर, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल किस्म का स्केलर मैट्रिक्स है कि जहां पे तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा वन होंगे, वन के अलावा कुछ नहीं होंगे, और नॉन डायगोनल्स क्या होंगे, 0 के बराबर, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई जो मैट्रिक्स ए है क्या कहलाएगा। अब आप खुद देखो, मैट्रिक्स ए के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट और नॉन डायगोनल, 0 हैं। तो ये बेसिक टाइप किसकी है, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त होता कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा कोई भी नंबर होते। लेट सपोज यहाँ पे ये √2 होता ना, अगर ये √2 यहाँ पे होता, फिर √2 होता, फिर √2 होता, या √5 होता, यानी कि 1 के अलावा कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स हो मगर सिमिलर हो, तो वो कहलाएगा आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। और अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे पास सॉल्व हो गया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मुश्किल बात है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी ग्रुप के अंदर। देखो भैया हमेशा याद रखिएगा, दो एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं भाई, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। एक आता है एडिटिव आइडेंटिटी का, एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, याद रख लो। भाई एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है तुम दुनिया में कोई भी टर्म लेते हो, उसको तुम किसी दूसरी टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओ कि वापस से तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल टर्म मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे 5 ले रहा हूं, अब आप खुद बताओ कि मैं ऐसी किस टर्म के साथ 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं कि मुझे वापस से 5 मिल जाए। आप बोलोगे सर 0 के साथ करवाएंगे तो आपको वापस से 5 मिल जाएगा। तो यानी कि 0 यहां पर क्या बन गया मेरा, 0 मेरा यहां पे बन गया एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बन गया, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो भाई मेरे पास दुनिया के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो 0 होता है। वाइल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि दुनिया में तुम किसी भी टर्म को ऐसी किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे कि तुम्हें वापस से क्या मिल जाए, तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। अब आप तमाम लोग बोलेंगे सर 4 को मैं ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊं कि वापस से 4 मिल जाए। भाई सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना। तो 1 बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इन दो चीजों को याद रखिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एडिटिव इनवर्स बताइए, एडिटिव इनवर्स बताइए किसका, z डिवाइडेड बाय q का। अब देखो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे z बाय q का। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि देखो तुम्हारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, एग्जामिनर कह रहा है इन्हीं सिंपल वेरिएबल्स की फॉर्म में बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो भाई इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि एडिटिव इनवर्स
अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि एडिटिव इनवर्स बताइए किसका, z डिवाइडेड बाय q का। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है। यानी कि भाई तुम्हारे पास कहीं पे लिखा हुआ है z डिवाइडेड बाय q, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखो इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दुनिया में दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखो। पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई दुनिया में तुम्हारे पास कोई भी टर्म आ रही है, अगर तुम उस टर्म को बाइनरी ऑपरेट करवाते हो किसी ऐसी टर्म के साथ कि तुम्हें वापस से तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल, मैं 4 को बाइनरी ऑपरेट करवा रहा हूं 1 के साथ, तो मुझे वापस से मेरी ओरिजिनल वैल्यू 4 मिल जाएगी। हम रोज करते हैं हमारा काम कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 4 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं पे -5 लिखा हुआ है, मैं -5 को ऐसी किस टर्म के साथ बाइनरी ऑपरेट करवाऊं कि मुझे वापस से -5 मिल जाए। आप तमाम लोग बोलोगे सर प्लस के 0 के साथ करवा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, वापस से -5 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। अब इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दुनिया में कभी भी अगर आप किसी टर्म को उसी के इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट करवा दो, तो वापस से आपको क्या मिलना चाहिए, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। दुनिया में आप किसी भी टर्म को अगर उसी के इनवर्स के साथ क्या करवा दो, बाइनरी ऑपरेट, तो हमेशा आपको वापस क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये कहलाता है मेरे पास इनवर्स का कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसकी बड़ी लॉजिकल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भैया मैं 4 को, अगर मैं 4 को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, तो 4 का इनवर्स क्या होगा। आप लोग बोलोगे सर 4 का इनवर्स होगा 1/4, ऐसा ही है ना मल्टीप्लीकेशन के रेफरेंस से। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4 का 1/4 होगा। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या था, मेरा मल्टीप्लीकेशन के रेफरेंस से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो 4 इंटू 1/4 क्या बन गया, 1 बन गया। सिमिलरली अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो अगर कहीं पे प्लस का 3 लिखा हुआ है, अब आप खुद देखो, मैं एडिशन के रेफरेंस से अगर मैं क्या करना चाहता हूं, +3 का इनवर्स करना चाहता हूं, तो +3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई -3 होगा ना। प्लस के 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 होगा। तभी तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 0 का, क्योंकि एडिशन के रेफरेंस से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है हमारे पास। ये दो पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखिए कि बहुत पेपर में आते हैं। तो अब एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कहीं पे z डिवाइडेड बाय q लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आसान एग्जाम्पल देता हूं, कहीं पे लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 3। तुम एग्जामिनर कह रहे हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब देखो 4/3 का एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जो भी टर्म गिवन है ना, जब मैं उसको उसके इनवर्स के साथ वैल्यू को क्या करूंगा, उसके इनवर्स के साथ उसको प्लस या माइनस करवाऊंगा, बाइनरी ऑपरेट करवाऊंगा। तो 4/3 का इनवर्स क्या होगा, प्लस के 4/3 का इनवर्स होगा नेगेटिव का 4/3। तो जब मैं उसको उसके इनवर्स के साथ क्या करवाऊंगा, उसको उसके इनवर्स के साथ मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा, तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, जो कि मेरा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यानी कि देखो यहां पे अगर प्लस का z/q गिवन है, तो मैं क्या करवाऊंगा, इसको नेगेटिव के z/q पे सिंप्लीफाई, तभी मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है z डिवाइडेड बाई q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि एडिशन के रेफरेंस से इनवर्स क्या होगा। तो जाहिर सी बात है भाई z/q का जब मैं इनवर्स करूंगा तो नेगेटिव की वैल्यू होगी, तभी तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 का अचीव होगा, तभी तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 का अचीव होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास डिवाइडेंड आ रहा है 5x⁴ प्लस 3x³ आगे कहता है कि भैया +3x³ -2x² प्लस का 2x प्लस का 1। एग्जामिनर मासूमाना अंदाज में कह रहा है कि भाई अगर इसको तुम डिवाइड करवाते हो x-1 के ऊपर, तो क्वोशंट की वैल्यू बताओ। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, याद रखिएगा मेरे बैच के बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, भैया इक्वेशंस के टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा नस्ट के अंदर पूछा जाता है हर दूसरे साल। ये तमाम बातें बेटा मैं अपने बैच के बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो लाजमी तौर पे मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने ऊपर अबव आपके पास नंबर लिखा हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम विल बी रिस्पॉन्डिंग यू इंशाअल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। तो भाई इस बैच में आपकी तमाम की तमाम तैयारी, तमाम की तमाम ट्रिक्स हम वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम करते क्या है भाई, हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है। क्या मेथड होता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमसे कहता है कि भाई तुमने जिस भी इक्वेशन को डिवाइड करवाना है ना, इस तरीके का टेबल बनाओ। इस तरीके का तुमने मासूमाना एक टेबल बना लिया। अब आपने करना क्या है, आपने देखो बड़ा आसान सा एक काम करना है। आपने सबसे पहले देखना है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है। मेरी ओरिजिनल इक्वेशन ये आ रही है 5, यहाँ बड़े मजे से हमने टेबल बना लिया, सही है ना, बड़े मजे से हमने टेबल डिजाइन कर लिया। अब देखो जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है, जो भी आपका डिवाइडेंड होता है, जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है, आपने उसको सिंपल वेरिएबल, जो उसके वेरिएबल्स आपको हाईएस्ट पावर वेरिएबल गिवन है ना, उसके कोफिशिएंट से लेके आपने कांस्टेंट तक के तमाम कोफिशिएंट्स आपने लाइन बाय लाइन लिखने हैं। देखो जैसे ये जो आपकी इक्वेशन है x⁴ से स्टार्ट हो रही है, तो पहले x⁴ का कोफिशिएंट लिखोगे 5 आ गया, फिर x³ का
कोफिशिएंट लिखोगे जो कि किसके बराबर है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये आ जाएगा 3 के बराबर। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा नेगेटिव के 2 के बराबर। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल मिसिंग होगा ना, लेट सपोज अगर यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब नहीं होता तो मैं यहाँ पे 0 लिखता, क्योंकि ये आपको एक लाइन बाय लाइन उसके ऑर्डर में लिखना होता है। फिर 2x का कोफिशिएंट सिंपल प्लस का 2 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 1 आ रहा है, एडिटिव का एडिटिव आ गया, सही है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को आपने एक ऑर्डर में लिखना है, जो भी हाईएस्ट पावर है उससे लेके लोएस्ट पावर तक। अगर कोई बीच में वेरिएबल मिसिंग हो किसी वेरिएबल की पावर, तो वहां पे 0 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको जो फैक्टर है जिस पे डिवाइड करवाना है वो x माइनस का 1 है, तो x माइनस 1 को आप 0 पे सपोज करवाओगे तो x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, तो आपने यहाँ पे रख दिया 1। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत ही मजे का काम है। जो पहली वाली वैल्यू है ना उसको तुमने एज इट इज एक दफा नीचे कॉपी डाउन कर दिया, क्या आ गया, 5 आ गया। इस 5 को जाके तुमने 1 से करवाना है मल्टीप्लाई, तो 5 1 क्या बन गया 5, जो भी आंसर आया उसको यहां पे रखो, सही है। अब इन दोनों को ऐड करवा दो, 5 और 3 क्या होता है 8 के बराबर, 5 और 3 क्या होते हैं 8 के बराबर। अब देखो अगेन जो यहाँ पे आंसर आया उसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये बन जाएगा 8 1 जार 8, सही है। -2 प्लस का 8 ये बन गया 6 के बराबर। ये क्या बन गया 6 के बराबर। जो भी आंसर आया अगेन उसको यहाँ पे 1 से आके मल्टीप्लाई करवाओगे तो बन जाएगा 6 1 जार 6। अगेन 6 और 2 किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। अगेन देखो भाई जो भी आंसर आया ना बेटा, यहाँ पे तुम्हारा जो भी आंसर आया उसको तुमने क्या करवाना है, अगेन जाके इस 1 से मल्टीप्लाई और उसको उठा के यहाँ पे लिख दोगे, सही है। तो 8 और 1 बन गया 9 के बराबर। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई करना है। जो आपकी सबसे लास्ट वाला जो मेरा कॉलम होता है ना, जो भी दुनिया के अंदर हमारा सबसे आखिरी वाला कॉलम होता है, हम उसको क्या करते हैं, ये हमारा रिमाइंडर की वैल्यू को शो कर रहा है, ये हमारी किसको शो कर रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू को, ओके। और दूसरे नंबर के ऊपर अब आप अपनी इक्वेशन को बनाओगे, आपको क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है ना, तो क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसका एक खास तरीकेकार है कि भाई देखो तुम्हारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना वो एक्स की पावर 4 से स्टार्ट हो रही थी, मगर जो क्वेश्चन की इक्वेशन होगी, चूंकि जाहिर सी बात है आपने इसको डिवाइड करवाया एक्स माइनस वन पे, या एक्स माइनस वन पे चूंकि आपने इसको डिवाइड करवाया है, तो आपकी जो आंसर की इक्वेशन होगी ना वो एक पावर कम पे हमेशा स्टार्ट होती है। तो अगर ये एक्स की पावर 4 से आपको इक्वेशन गिवन थी, तो आपकी जो आंसर की इक्वेशन होगी वो एक्स क्यूब से स्टार्ट होगी। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहली वाली जो वैल्यू है उसके साथ आ जाएगा 5x क्यूब, फिर प्लस का साइन आगे आ जाएगा 8x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आगे आ जाएगा सिंपल 6x के बराबर, फिर आगे आ जाएगा सिंपल प्लस का 8 एज इट इज। तो भैया ये आपके पास फाइनली आपकी क्वोशंट की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर आ गया क्वोशंट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है रिमाइंडर के लिए होता है, तो लास्ट वैल्यू रिमाइंडर की आ रही है। वैसे रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है कि जो भी आपका फैक्टर गिवन है उसको डायरेक्टली अपनी जहां जहां एक्स की वैल्यू आ रही है वहां पे उस फैक्टर की वैल्यू 1 को डालो, तो आपके पास वहां से भी रिमाइंडर आ सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सही है ना बेटा। वहां से भी रिमाइंडर आ सकता है, मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। -2 + 2 कट जाएगा, और 5 प्लस का 3 ये बन जाएगा 8, 8 और 1 9 बन जाएगा। तो रिमाइंडर इसका मतलब सही आ रहा है मेरा, क्लियर है भाई। इस तरीके से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अगेन, अच्छा अगेन सिंथेटिक डिवीजन मेथड का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का 2x माइनस का 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस का 1, फाइंड द रिमाइंडर। अब की बारी में रिमाइंडर निकालना है, तो भाई रिमाइंडर डायरेक्टली शॉर्टकट पे निकाल लो। आपको फैक्टर क्या गिवन है, x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 1 के बराबर। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है वहां -1 डाल दो, तो क्या बन गया -1 का क्यूब। क्या बन गया बेटा, सिंपल तरीके से में जहां जहां x आ रहा है वहां पे हम क्या डाल देंगे, -1। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास -1 का क्यूब। आगे हो जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगेन -1 का स्क्वायर, फिर आगे आ गया प्लस का 2x, एक्स की जगह पे अगेन -1, फिर आगे आ गया माइनस का 1। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं, -1 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव का 1, फिर -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, और प्लस का 1 इंटू -4 ये बन गया नेगेटिव का 4, प्लस का 2 इंटू -1 नेगेटिव का 2 और नेगेटिव का 1 एज इट इज। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -4, -2 -1 विल बिकम -3, -3 और -1 -4, -4 -4 ये बन गया -8। तो डायरेक्टली मेरा रिमाइंडर आ गया विद इन सेकंड्स के ऊपर। चाहो तो डायरेक्टली उस मेन मेथड पे सॉल्व कर लो, नहीं तो आप शॉर्टकट मेथड पे सॉल्व कर लो, रिमाइंडर आपको वैसे ही मिल जाएगा, सही है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 2,4,6 इज 98। विच टर्म का मतलब क्या है, एन की वैल्यू बतानी है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी 2,4,6 इज 98। तो भैया देखो तुम्हें सीक्वेंस गिवन है ना बेटा, क्या सीक्वेंस गिवन है, 2,4,6, डॉट 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 इक्वल टू के बाद यहां पे आखिर में क्या आ रहा है 98।
यानी कि बेटा देखो आपको इस एक सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस में एग्जामिनर कह रहा है बताइए लास्ट टर्म 98 जो आ रही है, तो बताइए किसके ऊपर आ रही है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो भैया किसी भी सीक्वेंस में जो पहली वैल्यू होती है उसको a कहते हैं, जो आखिरी वैल्यू होती है उसको लास्ट टर्म कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं, उसको हम फाइनल टर्म कहते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं, tn से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस का 2 ये बराबर होता है सिंपल 2 के। सही है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि सिंपल तरीके से फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो भैया लास्ट टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, 98 के बराबर है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 के बराबर, प्लस का एन, एन हमें कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो भैया 2 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 98 माइनस का 2 इट विल बिकम 96। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एन माइनस का 1 इंटू 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 होता है, 2 4 जार 8 होता है, और 2 8 जार 16 होता है। तो क्या बन गया, ये बन गया 48 इज इक्वल टू एन माइनस का 1, माइनस के 1 को वहां भेजोगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो बेटा n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल 49 के बराबर। सिंपल वे में क्वेश्चन मजाक मस्ती में सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल बात है यार, क्या मुश्किल चीज है। अरे भाई नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये बात, लिटरली नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट भाई, हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो भाई ये तमाम की तमाम चीजें, तमाम की तमाम ट्रिक्स मेरे बैच के बच्चों को ऑलरेडी मालूम होती हैं भाई। तो अगर आपने अभी तक तैयारी अपनी अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करी, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से, उसको लाजमी तौर के ऊपर ज्वाइन करना है आपने। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड ए 19, यानी कि 19वीं टर्म बताओ अगर तुम्हारे पास पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 5 है, तीसरी 9 है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ एपी है कि जीपी है कि क्या है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लो। भाई 5 माइनस का 1 क्या होगा, 4, 9 में से 5 निकालोगे तब भी 4 ही आएगा, तो कॉमन डिफरेंस इसका मतलब सिमिलर आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर, हमें निकालना क्या है 19वीं टर्म, यानी कि हमें A19 के लिए फॉर्मूला ओपन करना है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट क्या होता है भैया, सिंपल तरीके से आपके पास क्या फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, A प्लस का 18D। तो भैया A की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, प्लस का साइन 18 का 18, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास 4 का, तो भैया 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो भाई मैं आपको लाजमी तौर पे रिकमेंड करूंगा, आपको 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, आपको फिंगर टिप्स से मालूम होना चाहिए 18 4 जार क्या होता है, 72 होता है। बट अगर किसी को नहीं आता तो फिर आप ऐसे करके सिंपल वे में सिंप्लीफाई करो, 18 इंटू 4, 4 8 जार 32 का 2 3 कैरी 4 1 जार 4, 3 का इजाफा 7, यानी कि 1 प्लस का 72 किसके बराबर आ जाएगा, 73 के। तो मेरे पास सिंपल A19 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 73 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, सॉल्व हो गया। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो भाई हमारे पास हर तरह का क्वेश्चन देखो पेपर में आपको दिखेगा, मुश्किल भी, डिफिकल्ट भी, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी। तो याद रखिएगा भाई, ये आपने लाजमी तौर पे लेक्चर्स को तरीके से लेना है। मैंने अभी तक मोर देन 4000 नस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो तो आप बिल्कुल बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की खास बात क्या है कि भाई इस बैच में आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स डिटेल में कवर करवाए जाएंगे, आपको तमाम की तमाम ट्रिक्स पढ़ाई जाएंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट के तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने प्रेशर को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज करना है एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। क्योंकि एप्टीट्यूड और एक नॉर्मल एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। नॉर्मल एग्जाम में आप 3 घंटे का पेपर देते हो किसी एक सब्जेक्ट के लिए, एप्टीट्यूड के अंदर आपको उस 3 घंटे में मल्टीपल सेक्शन को सॉल्व करना है, मल्टीपल पेपर्स को सॉल्व करना है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग भी इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे बड़ी ट्रिक्स बड़ी काम आती हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, अगर आप चाहते हो आप पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी करो, तो आप लाजमी तौर पर इस बैच को ज्वाइन करो। इस बैच में आपकी एक एक चीज कवर करवाई जाएगी, आपको तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाएंगे, आपको तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज का कोर्स कंटेंट कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव होती हैं भाई, लाइव, और आपको हम जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। आपके टॉपिकल पास पेपर, जो सबसे खास फीचर है हमारा, टॉपिकल पास पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनके भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशंस। तो आपकी बहुत तरीके से आपकी आराम से तैयारी होगी, नस के लिए, फास्ट के लिए, एनईडी के लिए, आईबीए के लिए, लम्स के लिए, मेरान के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, एयर के लिए, प्यास के लिए। सो भाई अगर आप चाहते हो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो तो आप बिल्कुल बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।